नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे क्लोनिंग के बारे में। आखिर क्या है क्लोनिंग, क्लोनिंग के कितने प्रकार हैं, इसके लाभ क्या है, इसके नुकसान क्या है। क्लोनिंग किसी कोशिका या जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया। क्लोनिंग अक्सर प्रकृति में होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई कोशिका बिना किसी आनुवंशिक परिवर्तन या पुनर्संयोजन के अलैंगिक रूप से खुद को दोहराती है। प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिका नाभिक की कमी वाले जीव जैसे बैक्टीरिया बाइनरी विखंडन या फिर नवोदित का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से समान डुप्लीकेट बनाते हैं। यूकेरियोटिक जीवों एक कोशिका नाभिक वाले जीव जैसे मनुष्य में सभी कोशिकाएं जो समसूत्रण से गुजरती हैं, जैसा कि त्वचा कोशिकाएं और जड़ रात्र संबंधी मार्ग की अस्तर करने वाली कोशिकाएं क्लोन होती हैं। केवल उपवाद युग्मक अंडे और शुक्राणु हैं जो अर्धसूत्री विभाजन और आनुवंशिक पुनः संयोजन से गुजरते हैं। जैव चिकित्सा अनुसंधान में क्लोनिंग को व्यापक रूप से वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किसी भी प्रकार की जैविक सामग्री जैसे डीएनए का एक टुकड़ा या फिर किसी व्यक्तिगत कोशिका के दोहराव के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, डीएनए के खंडों को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर के रूप में जानी जाने वाले प्रक्रिया द्वारा तेजी से दोहराया जाता है। एक ऐसी तकनीक जो बुनियादी जैविक अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। क्लोनिंग का प्रकार जो बहुत अधिक नैतिक विवाद का केंद्र बिंदु है, वे क्लोन भ्रूणों की पीढ़ी शामिल है, विशेष रूप से मनुष्य के जो आनुवंशिक रूप से उन जीवों के समान हैं जिनसे वो व्युत्पन्न हुए हैं, और अनुसंधान चिकित्सा के लिए उन भ्रूणों का बाद में उपयोग प्रजनन उद्देश्य है। क्लोनिंग क्या है? क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक यानी कि माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः स्वरूप होता है, यानी क्लोन के डीएनए का हर एक भाग मूल प्रति के बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि क्लोनिंग द्वारा किसी कोशिका कोई अन्य जीवित हिस्सा या फिर एक संपूर्ण जीव के शुद्ध प्रतिरूप का निर्माण होता है। हमारा शरीर कोशिकाओं नामक बहुत छोटे जीवों से बना है। ये कोशिकाएं अपना सामान्य काम करती है जो डीएनए उन्हें करने के लिए कहता है। डीएनए को डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, जो सभी मनुष्य में आनुवंशिक कोड है। एक बच्चे को यह आनुवंशिक कोड आधा पिता से और आधा माँ से मिलता है। एक बच्चा एकल कोशिका से बनता है, यानी अंडा कोशिका से, जिसमें पिता और माँ दोनों का डीएनए होता है। ये कोशिका पूर्ण रूप से बच्चे को बनने के लिए लाखों में विभाजित होती है। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण यानी कि डिफरेंटिएशन कहते हैं। प्रत्येक सेल मूल सेल की एक कॉपी होता है और उसमें समान आनुवंशिक कोड होता है। क्लोनिंग के प्रकार: जीन क्लोनिंग या फिर आणविक क्लोनिंग। इसके अंतर्गत पहले जीन आभ्यंतरिक का प्रयोग कर ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का निर्माण किया जाता है। फिर उचित वातावरण का निर्माण कर उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग अनेक कार्यों जैसे मानव उपयोगी प्रोटीन निर्माण यानी कि इंसुलिन आदि में किया जाता है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग: इसके अंतर्गत कायिक कोशिका स्थानांतरण तकनीक या फिर अन्य क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग कर किसी जीव का प्रतिकृति तैयार की जाती है। थेराप्यूटिक क्लोनिंग: इसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त ऊतकों या फिर अंगों को स्थानांतरित करने या फिर उनमें सुधार करने के लिए भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं का उत्पादन किया जाता है। क्लोनिंग के लाभ: क्लोनिंग की प्रक्रियाओं को पौधे की वृद्धि, रोग निरोधक व रसायन प्रतिरोधी क्षमताओं को उपयुक्त प्रदान करने के लिए किया जाता है। सर्वाधिक लाभप्रदा विशेषताएं क्लोनिंग की ये है कि इसके द्वारा विभिन्न जलवायु एवं प्रतिकूल कृषि मौसम दशाओं में उत्पादकता प्रदान करने वाली पादप प्रजातियों का विकास संभव है। जैसे मरुस्थल में जल्दी से बढ़ने वाली पादपों की किस्मों को इसकी तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि क्लोनिंग तकनीक को राष्ट्रीय महत्व के वन वृक्षों की फसल के विकास में प्रभावी माना
गया है। इस तकनीक की मदद से जानवरों की अच्छी नस्लों को क्लोन किया जा सकता है। विलुप्त प्राय पशु पक्षियों का क्लोन तैयार, उन्हें नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से प्लास्टिक सर्जरी आसानी से की जा सकती है। मानव क्लोनिंग की तकनीकी के जरिए डॉक्टर इच्छुक व्यक्ति से अस्थि, मज्जा, वसा, कार्टिलेज और कोशिकाओं के समान जैविक संरचना वाले हूबहू प्रतिरूप तैयार कर सकेंगे, जिससे शल्य चिकित्सा पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि किसी दुर्घटना में व्यक्ति के शत विक्षत अंगों को बिल्कुल दुरुस्त किया जा सकेगा। अब क्लोनिंग तकनीक इतनी आम हो गई है कि माता पिता के लिए अपने बच्चे के लिए लिंग का चयन करना असंभव हो गया है। वो अपनी विशेषताओं का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे में एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ होना चाहिए, तो क्लोनिंग के जरिए ऐसी विशेषताओं को विकसित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग की मदद से ऐसे पौधे बनाए हैं कि पौधों में दवाओं को डाला जा सकता है। जब मानव ऐसे पौधों का उपयोग करेंगे तो वो भोजन के पोषक तत्वों के साथ दवा भी ले सकते हैं। क्लोनिंग के माध्यम से पौधों में कई टीकों को भी विकसित किया जा सकता है। संतान की इच्छा रखने वाले माँ बाप को कई बार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अब क्लोनिंग के जरिए निसंतान दंपत्ति बच्चा पा सकेंगे। इसके लिए क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करके महिला के अंडे को गर्भ से बाहर निकाला जाता है। ये एक विदेशी शुक्राणु के साथ निषेचित यानी कि फर्टिलाइज्ड होता है। जब अंडा निषेचित होता है तो उसे फिर से मां के गर्भ में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मां एक सामान्य बच्चे को जन्म दे सकती है। स्टेम सेल थेरेपी यानी कि स्टेम सेल थेरेपी दवा के रूप में काफी फायदेमंद रही है, क्योंकि ये कैंसर, हेपेटाइटिस और हृदय रोग जैसे कई खतरनाक बीमारियों के इलाज में सहायक है। क्लोनिंग का एक अन्य लाभ अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। दुनिया में हजारों लोगों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ दुर्घटनाओं के दौरान या किसी अन्य कारण से अपने अंग खो दिए। वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के जरिए जानवरों में अंगों का उत्पादन किया और फिर उन्हें मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया। इसका आम उदाहरण सुअर, जो कि यकृत और गुर्दे जैसे मानव अंगों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग से हानि या नुकसान। इस तकनीक के कारण मानव की जनसंख्या में विविधता नहीं रह पाएगी। यह वर्तमान सामाजिक संरचना जैसे परिवार, विवाह, पारिवारिक संबंध आदि को नष्ट कर सकता है। क्लोनिंग से व्यक्ति की पहचान करना कठिन होगा। मानव क्लोनिंग की स्थिति में मानव अधिकारों के हनन और अपराध के बढ़ने की संभावना है। इसके कारण मानव की जनसंख्या में विविधता नहीं रह पाएगी। क्लोनिंग की प्रक्रिया कई बार लंबी होने के कारण थकान और बहुत महंगी हो सकती है। ये प्रक्रिया जानवरों को पीड़ित भी कर सकती है। रिपोर्टों से पता चलता है कि सैरोगेट पशु कुछ प्रतिकूल परिणाम प्रकट करते हैं और जिन जानवरों को क्लोन किया जा रहा है उनमें बीमारियां हो रही हैं। यहाँ तक कि उच्च मृत्यु दर भी थी। वर्तमान समय में होने वाली अनुसंधान और विकास के आधार पर भविष्य में होने वाले कुप्रभावों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे मानव जाति का वर्ग परिवर्तन हो सकता है या इस पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं। क्लोनिंग के बारे में कुछ अन्य तथ्य। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव डॉली है। 1996 में सर्वप्रथम यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT तकनीक का प्रयोग कर डॉक्टर इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया था। क्लोन जानवर सामान्य मूल जानवरों की तुलना में तेजी से उम्र में बढ़ते हैं। वैज्ञानिक क्लोनिंग प्रक्रिया की मदद से कुछ क्लोन जानवर सामान्य मूल जानवरों की तुलना में तेजी से उम्र में बढ़ते हैं। वैज्ञानिक क्लोनिंग प्रक्रिया की मदद से कुछ लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जापानी वैज्ञानिक क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करके मे माउथ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉली के क्लोन को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया था, न कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा। 2003 में डॉली की मृत्यु फेफड़ों की बीमारी के कारण हुई थी। 2009 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने भैंस के प्रथम क्लोन समरूपा और उसके बाद गरिमा को विकसित किया था। 2013 में क्लोन भैंस गरिमा सेकंड ने महिमा को जन्म दिया था। 2009 में दुबई के ऊंट प्रजनन केंद्र में इंजॉर्ज नामक प्रथम दुनिया की मादा ऊंट क्लोन के विकसित किया गया था। तो अब आप जान गए होंगे कि क्लोनिंग की प्रक्रिया से हम अपने जैसे ही प्रजातियों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु इसके अपने ही फायदे और नुकसान भी हैं। प्रारंभिक क्लोनिंग प्रयोग।
प्रजनन क्लोनिंग मूल रूप से कृत्रिम ट्वीनिंग या फिर भ्रूण विभाजन द्वारा किया गया था, जिसे पहली बार जर्मन भ्रूण विज्ञानी हंस स्पीमैन द्वारा 1900 के दशक की शुरुआत में एक समंदर भ्रूण पर किया गया था। बाद में स्पीमैन जैसे भ्रूण के विकास पर अपने शोध के लिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन 1935 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कहा था कि एक अन्य क्लोनिंग प्रक्रिया के बारे में सिद्धांत भी दिया है, जिसे परमाणु हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। ये प्रक्रिया 1952 में अमेरिकी विज्ञानी रॉबर्ट डब्ल्यू ब्रिग्स और थॉमस जे किंग द्वारा की गई थी, जिन्होंने क्लोन टेडपोल उत्पन्न करने के लिए मेंढक राणा पीपियंस की भ्रूण कोशिकाओं से डीएनए का उपयोग किया था। प्रजनन क्लोनिंग में क्लोन किए गए भ्रूण का वास्तविक या कृत्रिम गर्भाशय में आरोपण शामिल होता है। भ्रूण में विकसित होता है, जिसे तब टर्म ले जाया जा सकता है। भ्रूण विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से 40 से अधिक वर्षों के लिए प्रजनन क्लोनिंग प्रयोग के लिए किए गए, जिसमें एक प्रारंभिक चरण के 2 कोशिका भ्रूण को मैनुअल रूप से 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है और फिर 2 समान भ्रूण के रूप में विकसित होता है। डॉली के जन्म के बाद 1990 के दशक में प्रजनन क्लोनिंग तकनीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आया, जो SCNT की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुए। इस प्रक्रिया में एक जीव के शरीर कोशिका से पूरे नाभिक को हटाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद नाभिक को एक अंडे की कोशिका में सम्मिलित किया जाता है, जिसका अपना नाभिक हटा दिया जाता है। एक बार जब दैहिक नाभिक अंडे के अंदर होता है तो अंडा एक हल्के विद्युत प्रवाह से उत्तेजित होता है और विभाजित होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के क्लोन भ्रूण मूल रूप से मूल जीव के समान जुड़वा का एक भ्रूण बनाया जाता है। 1990 के दशक से SCNT प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और परमाणु निष्कर्षण और दैहिक सेल परमाणु सम्मेलन के दौरान अंडों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रक्रियाओं का विकास किया गया है। उदाहरण के लिए अंडे की कोशिका के केंद्रक की कल्पना करने के लिए ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग अंडे से केंद्रक के निष्कर्षण की सुविधा प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ व्यवहार्य अंडा बनाता है और इस तरह SCNT की सफलता दर में वृद्धि होती है। जीव प्रतिरूपण जिसे प्रजननीय प्रतिरूपण भी कहा जाता है, एक नई बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की विधि को उल्लेखित करता है, जो जेनेटिक रूप से किसी अन्य जीव के समान होता है। संक्षेप में प्रतिरूपण का ये रूप प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जिसमें निषेचन या फिर अंतःजनकोश संपर्क यानी कि इंटरजिमेट कांटेक्ट नहीं होता। अलैंगिक प्रजनन प्राकृतिक रूप से अनेक प्रजातियों में पाई जाने वाली विधि है, जिनमें अधिकांश वनस्पति और कुछ कीट शामिल है। वैज्ञानिकों ने प्रतिरूपण के साथ कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें भेड़ों और गायों का अलैंगिक प्रजनन शामिल है। इस बात पर बहुत नैतिक बहस जारी है कि प्रतिरूपण का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि प्रतिरूपण या फिर अलैंगिक प्रजनन आध्यात्मिक विश्व में सैकड़ों वर्षों में प्रचलित रहा है। नैतिक विवाद। मानव प्रजनन क्लोनिंग की सार्वभौमिक रूप से निंदा की जाती है। मुख्य रूप से क्लोनिंग से जुड़े मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक जोखिमों के लिए गर्भ में आरोपण के लिए एक क्लोन भ्रूण को पूरी तरह से निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से आणविक परीक्षण की आवश्यकता होती है कि क्या भ्रूण स्वस्थ है और क्या क्लोनिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके अलावा जैसा कि साल 2007 में क्लोन मकाक उत्पन्न करने के 100 असफल प्रयासों द्वारा प्रदर्शित किया गया था, एक व्यवहार गर्भावस्था की गारंटी नहीं है, क्योंकि मनुष्य में प्रजनन क्लोनिंग से जुड़े जोखिम जीव के अनुसार भी बहुत अधिक संभावनाएं पेश करते हैं। इस प्रक्रिया को अनैतिक माना जाता है। अन्य दार्शनिक मुद्दे भी हैं जो प्रजनन की प्रकृति और मानव पहचान से संबंधित है, जो प्रजनन क्लोनिंग का उल्लंघन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।